अब आजकल आपने बहुत सारी जगह पर इस तरह की जो सफेद कलर की बड़ी ईंटें हैं उनका इस्तेमाल करते हुए देखा होगा। अब घर बनाते समय आपके दिमाग में यह सवाल जरूर आता है कि क्या हमें इन डबल एसी ब्लॉक से अपने घर को बनवाना चाहिए या फिर हमारे घर के लिए वही पुरानी जो रेड ब्रिक है यानी कि जो लाल ईंटें है वो हमारे लिए बेस्ट हो सकती है। तो दोस्तों आज का ये जो इंपॉर्टेंट वीडियो है इसमें हम यही जानेंगे कि ये जो लाल ईंटें है और ये जो डबल एसी ब्लॉक है इनके क्या क्या एडवांटेजेस है। ये जो डबल एसी ब्लॉक होते हैं इनमें आपको कौन कौन से साइजेस मिलते हैं, इनकी मजबूती कितनी होती है, इनकी लाइफ कितनी होती है, ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में हम देखेंगे। और ये भी जानेंगे कि कहाँ पर ये जो डबल एसी ब्लॉक है ये आपके लिए सबसे बेस्ट हो सकते हैं और कहाँ पर रेड ब्रिक आपके लिए सबसे बेस्ट हो सकती है। तो वीडियो काफी काम की और इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए दोस्तों, जहां तक बात आती है डबल एसी ब्लॉक की और रेड ब्रिक की, तो इनका जो मेन डिफरेंस होता है वो स्टार्ट हो जाता है इनके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से। ये जो रेड ब्रिक होती है इन्हें ट्रेडिशनल तरीके से साँचों में ढाल के फिर भट्टियों में उच्च तापमान पे पकाया जाता है। वहीं पर जो डबल एसी ब्लॉक है उन्हें फैक्ट्रियों के अंदर बनाया जाता है। ये एक मॉडर्न मार्वल ऑफ इंजीनियरिंग है। इन्हें बनाने के लिए जो फ्लाई ऐश होती है जो कि एक प्रकार का वेस्ट होता है थर्मल पावर प्लांट का, साथ में इसके साथ सीमेंट, लाइम, जिप्सम, इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करके बहुत ही हाई प्रेशर वाली भाप के साथ इसका निर्माण किया जाता है। डबल एसी ब्लॉक के बारे में और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आ जाता है कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो डबल एसी ब्लॉक है हाल फिलहाल में बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर ये हाल फिलहाल में इसका मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। ये काफी पुराना मटेरियल है। एक स्वीडिश आर्किटेक्ट द्वारा 1924 में इसका पहली बार निर्माण किया गया है, तब से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी कि ये काफी सालों से इस्तेमाल किया जा रहा है और इसके रिजल्ट भी काफी अच्छे हैं। इसी वजह से इतने सालों तक ये प्रोडक्ट जो है वो टिका हुआ है। तो इनके मैन्युफैक्चरिंग के बाद सबसे बड़ा दूसरा डिफरेंस आ जाता है जो कि आपको तुरंत पता चलता है, वो है इनके साइज के रिलेटेड। जो रेड ब्रिक होती है वो कंपेरेटिव थोड़ी सी छोटी साइज की होती है और जो डबल एसी ब्लॉक होते हैं उनका साइज बड़ा होता है। अब बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि डबल एसी ब्लॉक में आपको एक ही साइज मिलता है, पर ऐसा नहीं है। इनमें आपको 3 साइजेस मिलते हैं। सबसे पहले अगर हम रेड ब्रिक के साइज के बारे में बात करते हैं तो इसका पॉपुलर और कॉमनली जो साइज बहुत सारी जगह पर मिलता है वो है 3 इंच बाय 4 इंच बाय 9 इंच। इस साइज में आपको रेगुलर रेड ब्रिक मिल जाती है। वहीं पर जब हम डबल एसी ब्लॉक की बात करते हैं तो इनमें आपको जो साइज है वो मिलता है 4 इंच बाय 8 इंच बाय 24 इंच। उसके बाद में दूसरा साइज आपको मिलता है जो कि है 6 इंच बाय 8 इंच बाय 24 इंच। और तीसरा साइज आपको इनमें मिल जाता है जो कि है 9 इंच बाय 8 इंच बाय 24 इंच। यानी कि अगर आप चाहो तो 4 इंच वाली डबल एसी ब्लॉक की दीवार बनवा सकते हो, 6 इंच वाली बनवा सकते हो, और जिस तरह से हमारी रेड ब्रिक की 9 इंच की दीवार होती है आउटर में, तो उस तरह की दीवार भी आप डबल एसी ब्लॉक में बनवा सकते हो। अब जिस तरह से हम रेगुलर सीमेंट सैंड मोटर का इस्तेमाल करते हैं हमारे ईंटों को जॉइंट देने के लिए, उस तरह से जो डबल एसी ब्लॉक है तो उन्हें जॉइंट देने के लिए आप जो मोटर इस्तेमाल करते हो वो होता है पॉलीमर मॉडिफाइड एडेसिव मोटर। तो अब बात करते हैं कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ की। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करते हैं रेड ब्रिक की, तो आईएस कोड 3495 के अनुसार रेड ब्रिक की जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो होती है 7.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर से लेके 10.29 न्यूटन पर mm स्क्वायर। वहीं पर जब बात आती है डबल एसी ब्लॉक के कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ की, तो आईएस कोड 2185 के अनुसार इनकी जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो होती है 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर से लेके 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर तक। तो यहाँ पर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ में बाजी मार लेती है रेड ब्रिक। अब यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जो डबल एसी ब्लॉक के कंपैरिजन में रेड ब्रिक काफी मजबूत है। इसका मतलब यह नहीं कि आप डबल एसी ब्लॉक का इस्तेमाल ही मत करो, क्योंकि आगे चल के हम ये देखने वाले हैं कि कहां पर डबल एसी ब्लॉक का इस्तेमाल सबसे बेस्ट रहेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जो कि है ड्राई डेंसिटी। तो सबसे पहले अगर हम रेड ब्रिक की बात करते हैं तो इनकी जो ड्राई डेंसिटी होती है वो होती है 1600 केजी पर एम क्यूब से लेके 1920 केजी पर एम क्यूब तक। वहीं पर जब हम डबल एसी ब्लॉक की बात करते हैं तो इनकी जो ड्राई डेंसिटी होती है वो रेड ब्रिक के कंपैरिजन में डायरेक्टली आधी हो जाती है, यानी कि 451 केजी पर एम क्यूब से लेके 1000 केजी पर एम क्यूब तक डबल एसी ब्लॉक की ड्राई डेंसिटी होती है। यानी कि इनका वजन काफी कम होता है अगर हम रेड ब्रिक से कंपेयर करते हैं तो। पर यहाँ पर ये पॉइंट जो है ये डबल एसी ब्लॉक के लिए काफी बड़ा एडवांटेज हो जाता है, जिसके बारे में हम आगे चल के देखने वाले हैं, क्योंकि वजन कम होने के भी काफी ज्यादा फायदे होते हैं। अब आप ये कहोगे कि भाई एक बात बताओ, इन दोनों में से किसकी लाइफ सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारा घर सालों साल तक चले, वहां पर कोई भी दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले अगर हम रेड ब्रिक की बात करते हैं तो एज पर सीबीए यानी कि क्ले ब्रिक एसोसिएशन के हिसाब से रेड ब्रिक की जो लाइफ होती है वो आप कम से कम 500 साल तक कंसिडर कर सकते हो।
वहीं पर जो डबल एसी ब्लॉक की लाइफ है वो एज पर डबल एसी इंडिया आप 100 साल तक कंसिडर कर सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो जा रहे हैं रेड ब्रिक के तरफ, पर कुछ ऐसे भी पॉइंट है जो कि डबल एसी ब्लॉक के तरफ है। जैसे कि सबसे पहली चीज आ जाती है जो कि है कॉस्ट इफेक्टिव। देखिए दोस्तों, जहां तक बात आती है लेबर कॉस्ट की, तो इसका लाइट वेट होने के कारण इसमें काफी ज्यादा लेबर कॉस्ट जो है वो सेव हो सकता है, क्योंकि इसमें ट्रांसपोर्टेशन में आपको दिक्कत नहीं होती है, फास्टर इंस्टॉलेशन जो है वो कंप्लीट किया जा सकता है, तो इसलिए यहाँ पर आपका लेबर कॉस्ट सेव हो जाता है। उसके बाद में इनकी फिनिशिंग काफी अच्छी होती है, इसी वजह से आपको प्लास्टर में भी ज्यादा थिकनेस देने की जरूरत नहीं पड़ती है। और भी कुछ एडवांटेजेस होते हैं, जैसे कि जो डबल एसी ब्लॉक होता है उनका वजन कम होता है, तो इसीलिए जो बड़ी बिल्डिंग्स होती है वहां पर ये काफी काम में आता है, क्योंकि बिल्डिंग का ओवरऑल डेड लोड जो है वो काफी ज्यादा प्रमाण में कम हो जाता है। इसी वजह से स्टील और कंक्रीट के ऊपर आपका अच्छा खासा पैसा जो है वो सेव हो सकता है। यानी कि बड़ी बिल्डिंग में 7% तक कॉस्ट आपका कंक्रीट के ऊपर सेव हो सकता है और 15% आपका कॉस्ट जो है वो स्टील में सेव हो सकता है। तो बड़ी बिल्डिंग में ये काफी बड़ा अमाउंट हो जाता है। इसी वजह से आपने जो हाई राइज बिल्डिंग होती है वहां पर खास करके डबल एसी ब्लॉक का इस्तेमाल करते हुए ज्यादातर देखा होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जो कि है फायर रेजिस्टेंट। तो देखिए दोस्तों, जो डबल एसी ब्लॉक है वो काफी फायर रेजिस्टेंट होते हैं, जो कि 4 घंटे तक फायर को अच्छे तरीके से रेजिस्ट कर सकते हैं। वहीं पर जो रेड ब्रिक होती है वो डबल एसी के कंपैरिजन में इतनी अच्छी फायर रेजिस्टेंट नहीं होती है, जिनका फायर रेजिस्टेंट फैक्टर आप 2 घंटे तक कंसिडर कर सकते हो। अगर हम वाटर एब्जॉर्प्शन फैक्टर के बारे में बात करते हैं, तो जो डबल एसी ब्लॉक है उनका वाटर एब्जॉर्प्शन फैक्टर जो होता है वो रेड ब्रिक के कंपैरिजन में काफी कम होता है। इनका वाटर एब्जॉर्प्शन फैक्टर जो है वो आप 5 से लेकर 10% तक कंसिडर कर सकते हो। इसका फायदा यह होता है कि जब भी डबल एसी ब्लॉक को पानी के अंदर डुबो के रखा जाता है, वैसे तो ये पानी के ऊपर आसानी के साथ तैर जाती है, पर अगर आप इन्हें ज्यादा देर तक भी पानी के अंदर डुबो के रखते हो, फिर भी इनका कोर जो है वो अंदर से सूखा हुआ रहता है। तो जहां पर ज्यादा सीलन है तो वहां पर भी ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद डबल एसी ब्लॉक में इस तरह के छोटे छोटे होल होते हैं, जिस वजह से ये काफी अच्छे थर्मल इंसुलेशन का भी काम करते हैं, साउंड इंसुलेशन का भी ये अच्छे तरीके से काम करते हैं, जिस वजह से बहुत ज्यादा साउंड इसके अंदर क्रिएट नहीं होता है। आवाज को ये काफी अच्छे तरीके से दबाने का काम करती है और ये काफी अच्छा थर्मल इंसुलेशन का भी काम करती है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो कि है क्यूरिंग। तो जो रेड ब्रिक होती है उनमें आपको काफी ज्यादा क्यूरिंग की जरूरत पड़ती है। अगर ये ईंटें सूख जाती है तो ये मोर्टर में से पानी को अपने अंदर खींच सकती है, जिससे कि जो आपका मोर्टर होता है उसकी स्ट्रेंथ कम हो सकती है। वहीं पर जो डबल एसी ब्लॉक होता है उसमें इतनी ज्यादा क्यूरिंग की जरूरत नहीं होती है जितनी आपको रेड ब्रिक में जरूरत होती है। और आजकल जैसे कि बहुत सारी जगह पर कंसील वायरिंग को किया जाता है, जिसमें कि दीवार को झरी मार के कट करके उसके अंदर पाइप को लगाया जाता है, तो वो काम करते समय डबल एसी ब्लॉक में काफी आसानी होती है, क्योंकि आराम के साथ बहुत ही जल्दी कट हो सकते हैं और आपका काम भी जल्दी कंप्लीट हो जाता है। वहीं पर कंसील वायरिंग करते समय रेड ब्रिक में काफी ज्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि ये बहुत ही हार्ड होते हैं कट करने के लिए कंपेयर टू डबल एसी ब्लॉक। तो अब दोस्तों यहाँ पर हमने कंपैरिजन के बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर कर लिया है। तो अब सवाल ये आ जाता है कि हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा, कहां पर हमें डबल एसी ब्लॉक का इस्तेमाल करना चाहिए, कहां पर नहीं, कहां पर रेड ब्रिक हमारे लिए सबसे बेस्ट हो सकती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, जैसे कि हमने कंपैरिजन में देखा है, जो डबल एसी ब्लॉक होते हैं उनकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ कम होती है। ऐसे में जो लोड बेरिंग स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि इस तरह के स्ट्रक्चर जिनमें कि कॉलम बीम का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, जहां पर आपके पूरे स्लैब का लोड जो होता है वो आपकी दीवारें लेती है, तो वहां पर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो वहां पर आपको हमेशा रेड ब्रिक का ही इस्तेमाल करना चाहिए, वहां पर आपको डबल एसी ब्लॉक का इस्तेमाल नहीं करना है। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, जो आपका घर होता है उसकी जो प्लिंथ फिलिंग हम करते हैं, यानी कि प्लिंथ लेवल तक का हम जो काम करते हैं, वहां पर भी आउटर में आपको हमेशा रेड ब्रिक का ही इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि होता यह है कि जब भी हम फीलिंग मटेरियल भरते हैं तो थोड़ा बहुत लोड जो है वो फीलिंग मटेरियल का आपके दीवारों के ऊपर आने लगता है। इसी वजह से वहां पर अगर डबल एसी ब्लॉक है तो उनमें आपको बहुत ही जल्दी क्रैक दिखाई दे सकते हैं कंपेयर टू रेड ब्रिक। तो इसलिए प्लिंथ लेवल के नीचे आपको हमेशा आउटर में रेड ब्रिक का ही इस्तेमाल करना बेस्ट ऑप्शन रहेगा। उसके बाद कुछ जगह पर ऐसा देखा जाता है जहां पर पहले दीवारों को बना दिया जाता है, उसके बाद में कॉलम का काम किया जाता है, तो ऐसी जगह पर भी आपको रेड ब्रिक का इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि जब भी कॉलम का कास्टिंग वर्क करना होता है उससे पहले जो शटरिंग किया जाता है, ऐसे में शटरिंग वर्क करते समय जो हथौड़ी कारपेंटर चलाते हैं या फिर जो शटरिंग वर्क के लिए दीवारों का सपोर्ट लिया जाता है, ऐसे में डबल एसी ब्लॉक के ऊपर आपको जल्दी क्रैक दिखाई दे सकते हैं। तो इसीलिए वहां पर भी आपको रेड ब्रिक का इस्तेमाल करना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और बहुत सारी जगह पर ऐसा भी होता है कि वहां पर डबल एसी ब्लॉक ही अवेलेबल नहीं होता है, पर बहुत सारी जगह पर आपको रेड ब्रिक जो है वो आराम के साथ मिल सकती है। और जो रेगुलर घर बनाए जाते हैं 1 से लेकर 2 मंजिल तक, तो वहां पर ये जो कॉस्ट का पॉइंट है, ये प्रैक्टिकली कुछ चीजों को कंसिडर करना
लगाना काफी ज्यादा जरूरी होता है। पर जो बड़ी बिल्डिंग्स होती है वहां पर ये कॉस्ट का डिफरेंस काफी ज्यादा दिखाई देता है। डेड लोड कम होने के कारण काफी ज्यादा पैसे जो है वो सेव हो सकते हैं। तो इसीलिए जो रेगुलर घर होते हैं 1 या फिर 2 मंजिल वाले, तो वहां पर आपके लिए रेड ब्रिक सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि ये इजीली अवेलेबल है, इसकी लाइफ भी ज्यादा होती है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ भी ज्यादा होती है। और जो बड़ी बिल्डिंग्स होती है वहां पर डबल एसी ब्लॉक एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। ये काफी कॉस्ट इफेक्टिव होता है और इसके काफी ज्यादा फायदे भी आपको मिल सकते हैं। तो रेगुलर घरों के लिए रेड ब्रिक का इस्तेमाल कीजिए और जो बड़ी बिल्डिंग्स है वहां पर आप डबल एसी ब्लॉक के ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। और जो डबल एसी ब्लॉक की दीवारों को बनाया जाता है तो उससे पहले आपका फ्रेमिंग स्ट्रक्चर कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि पहले आपके कॉलम और स्लैब का कास्टिंग वर्क कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद जाकर आपकी डबल एसी ब्लॉक की जो दीवारें हैं उन्हें बनाया जाता है। और इसमें भी एक प्रो टिप मैं आपको देना चाहूंगा कि आगे चल के आपको अगर अपने दीवारों के ऊपर क्रैक नहीं चाहिए, डबल एसी ब्लॉक हो या फिर आपका जो रेड ब्रिक है, तो वहां पर आपको क्या करना है, आपकी जो दीवार और जो कॉलम जॉइंट होता है उनके ऊपर आपको इस तरह की जो चिकन मेश है उसका इस्तेमाल कर लेना है, जिससे कि आगे चल के इनके ऊपर आपको क्रैक दिखाई नहीं देंगे। तो इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपके हिसाब से घर बनाने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए, बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।